हेलो नमस्कार साथियों। हाउ आर यू? आई होप साथियों आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो हमें आपको शुरू किया था, जिसमें आपने पहला लेक्चर आपने कल देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे सेकेंड लेक्चर के बारे में। पहले लेक्चर में आपने देखा था कि आखिर हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसके विषय में कि आखिर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन होते क्या है, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोडक्टरी में ये देखने की कोशिश की थी कि इकोलॉजी क्या है, कौन उसके फादर हैं, कौन इंडियंस हैं। फिर हमने देखा था इकोसिस्टम किसे कहते हैं, क्योंकि जो उसका फंक्शनल यूनिट होता था। उसी में आगे क्रम में हमने ये भी देखा था कि आखिर हम बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, साथ ही साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन होता है किसी भी इन्वायरमेंट के साथ, वो कैसे होता है, निच क्या होता था। ये ऐसे तमाम जो मुख्य पॉइंट थे जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जानने की बहुत ही अहमियत इसकी जरूरत थी, वो आपने देख रखा है, राइट। आज हम देखने वाले हैं कि आखिर सेकेंड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है एबायोटिक फैक्टर का, क्योंकि हमने कल एबायोटिक फैक्टर जो मेजर थे उसमें हमने आपको टेम्परेचर है, सन है, सॉइल है, वाटर, ये सारी चीजें भी डिस्कस कर रखी है। आज हम उसी क्रम में देखेंगे कि आखिर ये जो मेन रिस्पॉन्स क्या होता है, किसी भी रिस्पॉन्स एबायोटिक फैक्टर का क्या है। साथियों, आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, अगर बाहरी दुनिया यानी बाहर का जो एनवायरनमेंट का जो भी ताप दाब प्रेशर जैसा भी होगा, जो भी बदलेगा, जाहिर सी बात है हमें भी बदलना पड़ेगा। अगर बाहर ठंडक ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको स्वेटर जैकेट पहनना पड़ेगा। गर्मी है तो गर्मी वाले वस्त्र आपको पहनने पड़ेंगे। मतलब क्या है कि हम अपने आप को ठीक वैसे ही ढाल लेते हैं जैसा कि हमें हमारा एनवायरनमेंट हमको इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन क्या हमारी बॉडी उसको फील कर पाती है। तो आज हम देखेंगे कि यही एबायोटिक फैक्टर का रिस्पॉन्स क्या है। तो रिस्पॉन्स में सबसे पहले मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, आपको समझाना चलूंगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को लेट नहीं करते हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, एक ग्राफ तैयार किया है। इस ग्राफ में आप देख पाते होंगे कि ये वाला भाग हमारा क्या है, एक्सटर्नल लेवल है, यानी कि बाहरी दुनिया का जो भी मेजरमेंट होता है यहाँ पर दिया जाएगा। ये हमारा इंटरनल बॉडी है। अब मान लेता हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, ठीक, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, हमारी बॉडी का ताप देखेंगे बिल्कुल फिक्स है, जितना भी रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर हल्का सा आपको इंडिकेट करूँ, देखो, जिसे टेम्परेचर यहाँ का कुछ हो जाए लेकिन हमारे बॉडी का ताप बिल्कुल फिक्स है। 37 है तो 37, 5 अगर है यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो भी हमारे बॉडी का ताप हमेशा फिक्स है। अर्थात मैं ये कहूंगा इसमें कि जब बाहर का इन्वायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल लेवल कुछ भी हो जाए, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी की जो फिक्सेशन है, वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, कि उसको पता है कि हम बाहर चाहे जैसा भी गुना हो, हमारे बॉडी का ताप लगभग जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब हम अगर ये सोचें कि कुछ और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर उनको देखेंगे तो देखेंगे जो लोअर में आते हैं उनके बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ताप बदल जाता है। अगर टेम्परेचर 5-10 हो गया तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब वो भी छांव ढूंढने लगते हैं। टेम्परेचर कह सकते हैं कि जीरो लेवल पे आ जाए तो फिर जगह ढूंढने लगते हैं किसी तरह से वो अपने आप को मतलब सरवाइव कर पाए। यानी कह क्या सकते हैं, यानी वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं बाहरी दुनिया के वातावरण के अनुसार। अब यहाँ देखेंगे, ऐसे सिचुएशन को आप देखेंगे, ये जो प्रोसेस पूरा बना है यहाँ पर देखेंगे, इसको हम देखें कन्फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर कहते हैं। अर्थात इंटरनल कंडीशन क्या होगी, हमारे शरीर की इंटरनल कंडीशन चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन। बाहर जैसा टेम्परेचर होगा ऐसे ही हम अपने आंतरिक टेम्परेचर को या लेवल को सब कुछ बदल देते हैं बाहरी दुनिया के वातावरण में, है ना। यानी कि जैसा देश वैसा भेष होना पड़ेगा आपको। फिर देखेंगे, ये जो यहाँ पर हमने ये वैल्यू देखा, इसको रेगुलेटर कहा जाता है। रेगुलेट मतलब होता है जो अपने आप को रेगुलेट कर ले, मैनेज कर ले, यही तो होता है ना। तो देखिए, कांस्टेंट द इंटरनल कंडीशन हमने हम बताया, ह्यूमन इसमें आगे, जैसे बॉडी बाहर का ताप टेम्परेचर कितना कम ज्यादा क्यों ना हो जाए, हमारा तो टेम्परेचर फिक्स है, 37 है तो 37 रहेगा। यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल कैसा है, कांस्टेंट है, फिक्स है, 37 है तो 37 रहेगा। तुम चाहे 100 लाओ, चाहे 50 लाओ, चाहे 80 लाओ। अभी इस बार देखा आपने कितना टेम्परेचर बढ़ा था, 52-55 तक चला गया था, इतनी गर्मी थी। तो क्या हमारे बॉडी का ताप बदल गया था? नहीं, हम तो फिक्स है ना।
तो अपने बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारी टेम्परेचर फिक्स है, होम्योस्टेसिस प्रोसेस के अंतर्गत हम आते हैं, देखेंगे बताएंगे आगे। फिर आता है कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पार्शियल रेगुलेटर होते हैं, पार्शियल में थोड़ा बहुत रेगुलेट कर पाते हैं, अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे होंगे यहाँ पर जो क्या होंगे डेली रेगुलेटिंग द कंडीशन, यानी हम कह लेंगे कि ये डेली रेगुलेटिंग हो गए, बट थोड़ा बहुत डेली मतलब डिले करना, थोड़ा लेट से आते हैं लेकिन रेगुलेट कर पाते हैं कंडीशन को बाहरी दुनिया की, अर्थात ये रेगुलेट करते हैं विद द टाइम, टाइम के अनुसार ये भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। अर्थात कहेंगे कंप्लीट रूप से तो नहीं कहेंगे रेगुलेटर हैं, लेकिन हाँ पार्शली हैं। कुछ समय तक ठंडक में भाग गए, जैसे देखा गर्मी ज्यादा है तो ठंडक में भागे, ठंडक बहुत है तो फिर मिट्टी में आ जाते हैं, अर्थात अपने बॉडी टेम्परेचर को भी फिक्स कर लेते हैं लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल रेगुलेटर, राइट। आई थिंक ये आपको फिगर, ये ग्राफ समझ में आया होगा। अभी इस ग्राफ को मैं बताऊं, यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक जो हमारे शरीर का एनवायरनमेंट है इसको हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। कैसे? यानी आंतरिक जो लेवल होगा या आंतरिक जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, इस आंतरिक प्रक्रिया को हम कैसे कैसे एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस कहा जाता है, डिस्पाइट ऑफ द वेरिएशन या वरिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। बाहर में जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो वेरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो आंतरिक इन्वायरमेंट है उसको मैनेज कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं एंड दिस हेडिंग इज कॉल्ड द रिस्पांस ऑफ एबायोटिक फैक्टर। भाई टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है, पानी ज्यादा मिल जाए वो भी एक बायोटिक फैक्टर है, तो ये जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं किस तरह से हम इसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे माइक्रो प्लांट्स हो, ये तमाम चीजें हाउ दे कैन मैनेज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है ना। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को मैनेज करना है तो बाहरी दुनिया, बाहरी इन्वायरमेंट को लेकर के साथ में चलना ही हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि हम ए बायोटिक के साथ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। इतनी बातें आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात करेंगे, जो हमारा मेन हेडिंग होगा, यानी अब हम इसमें एक एक समझेंगे, जैसे कि इसमें बात करेंगे रेगुलेट। अभी मैंने कहा ना अपने बॉडी को रेगुलेट करना, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, ध्यान से देखना है। रेगुलेट मतलब होता है कि ये परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करेंगे यही होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस अर्थात अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ये मैनेज करते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू द आउटर इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर को मैनेज करते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये दो प्रोसेस से कर पाते हैं अपने टेम्परेचर को। एक तो कह सकते हैं थर्मो रेगुलेटर, थर्मो रेगुलेटर्स, एक तो इस प्रकार से मैनेज हो पाएगा, थर्मो रेगुलेटर्स कर पाएंगे ये, यानी हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट द टेम्परेचर, ये तो पहली बात तो ये हो जाएगी। अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं, होम्योस्टेसिस बनना चाहते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करो। सेकंड थिंग्स इसमें अगर आप बताना ही चाहते हो तो इसमें आप बता सकते हैं कि हम ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन आई होप कि आपको समझ में आता होगा, क्या होता है ये, ब्रेकर में ले लो, कांस्टेंट द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी आपकी बॉडी में जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो रहा है उसको मैनेज करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो यानी अगर आपको रेगुलेट करना है तो रेगुलेट में दो चीजें होंगी, एक तो हो जाएगा बेटा हमारा थर्मो रेगुलेटर, दूसरा हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है ये बात। तो रेगुलेट जब भी कभी आए दो टर्म आप यूज करिए, थर्मो रेगुलेटर, ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों को क्लेरिफाई कर दी, आपको क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें। देखिए जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे बेटा जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं अगर ले लेता हूं यहाँ पर, जैसे देखेंगे कुछ ऐसे वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल या एनिमल क्या वर्टिब्रेट सीधे हैं, वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, लाइक मैमल्स भी आ सकते हैं, जैसे कुछ इसमें बर्ड भी ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं बर्ड, ये हो सकता है। एंड कुछ इसमें वेरी फ्यू वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, बहुत छोटे छोटे जो वर्टिब्रेट होते हैं,
वर्टिब्रेट इसमें आ सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इसमें इनवर्टिब्रेट। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये सब चीजें अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं, ये सब डिपेंड करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, साथ ही साथ थर्मो रेगुलेशन के बारे में, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं यहाँ पर कुछ रेगुलेटर टर्म हम देते हैं, देखो जैसे इन इन रेगुलेटर्स, इन रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स किसको करना, होम्योस्टेसिस को। रेगुलेटर होम्योस्टेसिस कैन बी डन बाई, दो चीज से होता है, एक होगा फिजियो, एक हो जाएगा भैया आपका क्या, फिजियोलॉजिकल, एंड दूसरा ले सकते हैं आप यहाँ पर एंड बिहेवियर। क्या हो जाएगा, बिहेवियर। ये दो चीज डिपेंड करेगा, एक तो आपका बिहेवियरल मेथड क्या है, एक आपका फिजियोलॉजिकल स्टेज क्या है। इन्हीं दोनों स्टेज को लेकर के हम लोग रेगुलेटर या होमोस्टेसिस को मैनेज करने या बताने का काम करते हैं। अब जरूरत यह है कि इसी समय समझ लीजिए कि फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर क्या है और बिहेवियरल मीन्स क्या होता है, दोनों समझ लीजिए इसी समय। देखो यहीं पर मैं अगर बताऊं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको मैं बिहेवियर वाला बता देता हूँ। देखो बिहेवियर में सीधा बताइए, यहीं पे डाल देता हूँ, देखो इसको मान लो नंबर एक, इसको मान लो नंबर दो, ठीक है। अब हम नंबर एक को बताएंगे बिहेवियर में, तो बिहेवियर में एग्जाम्पल ले लीजिए आप, किसको ले लेंगे, जिससे आपने सुना होगा कुछ डेजर्ट में लिजार्ड पाए जाते, इन डेजर्ट लिजार्ड। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर अगर इनका आपने बढ़ा दिया है भैया, तो क्या हो जाएंगे ये भाई साहब, कहाँ भाग जाते हैं, मूव द साइड। सॉरी, देखिए टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो रेगिस्तान में पाए जाने वाला जो लेजर्ट होगा, वो लेजर्ट भाई साहब भागेंगे कि कहीं छांव मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। भाई इतनी गर्म होती है बालू सैंड, इतनी गर्म होगी तो भागेगा ही भागेगा कहीं ना कहीं छांव ढूंढते हुए। अब सोचो कि अगर यही टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, टेम्परेचर डाउन कर दिया, अब ये क्या करेंगे, मूव फॉर सन, सूर्य की तरफ भागेंगे, किस लिए, सूर्य के पास भागेंगे, फॉर द सन बास्किंग, सन बास्किंग। क्या समझ में आया, धूप खाने के लिए भागेंगे। अरे भैया तुम्हारी बॉडी में ठंडक पहुंच रही है तो ठंडक के लिए धूप नहीं खाओगे, ठंडक में भागते नहीं धूप खाते समय। तो ये प्रोसेस कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है हमारा बिहेवियर। आप बिहेवियर, व्यवहार के अनुसार अपने आप को चेंज कर पा रहे हो। सो ये एग्जाम्पल आई थिंक डेजर्ट लिजार्ड में दोनों समझ में आया होगा। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, मैं इसको यहीं पर और भी बता देता हूँ, देखो कुछ ऐसे भैया, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स आपको ऐसे मिलेंगे, जो एनिमल्स आपको कहाँ दिखेंगे, ये बरों में दिखेंगे। बरो समझते हो क्या है, बिल, है ना, ये बरों में मिल जाएंगे। बरों में क्या होता है, बरो मतलब सीधा सॉइल जानवर, सॉइल यानी यहाँ पर ये हाइड हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है ना, ताकि ये ग्राउंड के जो ग्राउंड का जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड पे धूप ताप गर्मी प्रेशर, उससे बच सकें, इसलिए भैया लोग मिट्टी में घुस जाते हैं। मिट्टी में चले गए, आराम से ठंड पा करके उसी में सो जाते हैं। आगे बताएंगे हिबरनेशन एस्टिवेशन क्या है, इसी में समझाएंगे, अभी वो भी आएगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरूरी है कि भैया समझना कि फिजियोलॉजिकल क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए ह्यूमन भैया क्या करता है, फिजियोलॉजिकल में सिंपली समझेगा कि हमारे बॉडी का ताप जो होता है ह्यूमन का, लगभग टेम्परेचर हम बता दें माइनस कहाँ पे होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये तो आपको सबको पता है, अभी मैंने बताया ही, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर होती है हमारी, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। हमारे बॉडी, हमारा शारीरिक जो ताप है वो 37 डिग्री है, ये तो हमको पता है, क्योंकि हमको फिजियोलॉजिकल करना है, यानी बाहरी दुनिया को लेकर के साथ में चलना है। इस आधार पर अगर मैं ये कहूँ कि हम अगर गर्मी में जाए, इन समर में, तो अलग प्रोसेस यहाँ देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर आप विंटर में जाते हैं तो आपको कुछ अलग प्रोसेस देखने को मिल सकता है। अच्छा गर्मी में जब आप भागते हो तो भैया हो, गर्मी में सिंपल कहिए कि हमारे शरीर में स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, क्या निकलता है, स्वेट बनेगा, पसीना बनेगा, आपको पता है, जिससे क्या होता है, इट्स इवापोरेशन, इट्स इवापोरेशन। जब पसीना बनेगा तो इवापोरेट, भाप बन के ऊपर उठ जाएगा, और जब भाप बन के ऊपर उठ जाएगा तो इससे क्या होगा, काजेस कूलिंग। क्या हो जाएगा, ये बॉडी में हमारे बहुत ठंडक महसूस होगा। समझ में आया, ये बात समझ में आया। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि भैया जब ठंडी आ गई,
विंटर आ गया तो विंटर में पसीना निकलेगा क्या? तो यहाँ पसीना उसीना कुछ नहीं निकलेगा भैया ना। विंटर में क्या होगा, हमको फीवर आएगा। क्या हो जाएगा? वी फीवर। फीवर मैंने कांपना, थर थर कांपना। और कांपने से दोस्तों इसमें होगा क्या, इसमें बता देंगे। इसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन हो जाता है। पाइलो इरेक्शन का मतलब ये होता है गूज बम। गूज बम, गूज बम्स हो जाता है, ठीक है ना, अकर, जिसमें हमारे बॉडी का जो हीट लॉस होता है क्या होता है, कम हो जाता है। गूजबम माने रोंगटे खड़े हो जाना। तो गूजबम ठंडक होगी तो जाहिर सी बात है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हीट लॉस कम हो जाएगा। ये प्रोसेस देखेंगे ठंडक और गर्मी दोनों में। मुझे लगता है ये बात समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कहीं पर। समझ में आ गई बात? चलिए थोड़ा सा अगर इसमें चलिए एक एक पॉइंट मैं अगर कहिए तो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे क्या होता है कि जो थर्मो रेगुलेशन है, जो थर्मो रेगुलेशन होता है, इसको रिक्वायर क्या होती है, एक बहुत ही हाई एनर्जी। अगर आपको टेम्परेचर थर्मो रेगुलेट करना है, बॉडी टेम्परेचर को होम्योस्टेसिस करना है, तो आपको एनर्जी बहुत चाहिए, ध्यान देना। तो यहाँ पर एक हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ध्यान देना भैया ये। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल एनिमल होंगे, क्या होंगे, स्मॉल एनिमल्स। और स्मॉल एनिमल्स में सीधा बताइए कौन से, जैसे श्रीव होता है, श्रीव्स, ठीक है ना, जैसे हमिंग बर्ड होता है। इन सब के केसेस में क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड्स वगैरह में, इसमें आप देखेंगे कि हाई सरफेस, हाई सरफेस एरिया होता है टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाए, लॉस बॉडी हीट, जिससे इनके शरीर का जो बॉडी होता है लॉस होता है वेरी फास्ट, वेरी फास्ट हो जाता है। समझ में आया ना? और जिसमें आप देखिए ये क्यों मैंने लिखा, मैंने कहा कि जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सरफेस एरिया आप जानते हैं कि इसमें जल्दी से लॉस हो जाएगा हीट। जैसे एग्जाम्पल, आप एक कपड़ा लीजिए और उसको धुलिए, कपड़े को इससे मतलब जैसे धागे डोरी की तरह बना दीजिए, फिर टांग दीजिए, सूखने में समय लगेगा। वहीं पर कपड़े को फैला दीजिए, सरफेस बढ़ा दीजिए उसका, तो जल्दी कौन सूखेगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो जल्दी सूख जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो जाहिर बात है हीट लॉस जल्दी हो जाएगा। ये मामला समझ में आया किसमें है, इसमें स्मॉल एनिमल्स में, जैसे कि श्रीव है, जैसे कि हमिंग बर्ड है, लिखा हाई सरफेस एरिया होने की वजह से ये चीजें होती हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो क्या निकलेगा, एनर्जी यहाँ खूब प्रोड्यूस होगा, एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा बाय देम वेरी लेस। एनर्जी यहाँ जो प्रोड्यूस होता है बहुत ही कम। अब ये चीज ध्यान देना, इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये बातें रेगुलेट कैसे किया जाता है समझ में आ गया ना? चलिए इसका इसमें सॉल्व लीजिए फिर आगे बताओ। चलिए भैया अब इसमें देखेंगे कंफर्म, जो भी मैंने बताया था ग्राफ में, लगभग 99% ऐसे एनिमल्स होते हैं और कुछ नियरली प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता है। उनके बॉडी टेम्परेचर बदल जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो लिख लेंगे यहाँ पर 99% एनिमल्स nearly few plants cannot osmoregulation and thermoregulation. So their internal temperature can change according to external environment। क्या मामला समझ में आ रहा है भैया? बाहर की दुनिया जैसे होगी तो ऐसे ही जानवरों को अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन की तरह 37 रहो, ताप खूब बढ़ता चला जाए 37 पर टिके रहो, नहीं।
कुछ जानवर अलग अलग जगह ले लेते हैं, भाग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, बदलना पड़ता है, जिसको इसको बोलते हैं कल फॉर्मुला ग्राफ में बताया भी था इसको मैंने। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें हम लोग समझेंगे माइग्रेट। अगला देखेंगे भाई साहब इसमें माइग्रेट। माइग्रेट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कुछ एनिमल्स जैसे सम एनिमल्स जो होते हैं, और सम एनिमल्स में लगभग आप देख सकते हैं स्पेशली बर्ड को, क्या होता है ये? बर्ड्स को। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, ये क्या करते हैं, जहां पर स्ट्रेसफुल एरिया होता है, स्ट्रेसफुल एरिया से ये लोग निकल जाते हैं और ऐसे कंडीशन से ये हॉस्पिटेबल, यानी जहां आरामदायक होता है, हॉस्पिटेबल एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर वहां का जब कंडीशन नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है तो फाइनली ये क्या होते हैं, वहां पे रिवर्स हो जाते हैं, यानी रिवर्स बैक। यानी इसका मतलब क्या है, मैं इसको ये भी लिख देता हूं भैया, जैसे, अच्छा ऐसा नहीं कि रिवर्स तुरंत हो जाएंगे, लिख लेंगे यहाँ पर कि एक टाइम ऑफ ओवर, यानी थोड़ा वक्त गुजर जाता है, उसके बाद ही वापस हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पर रुक जाते हैं। जैसे कि देखो, जैसे बहुत ज्यादा यहाँ गर्मी पड़ जाती है यूपी में आपके यहाँ, तो आप लोग गर्मी में घूम जाते हैं कि चलो दोस्तों के साथ चलो कुल्लू मनाली घुमाएं, शिमला चले चले, है ना, ऐसे क्षेत्र में निकल जाते हैं। जब गर्मी यहाँ खत्म होने लगती है वापस चले आते हैं। तो यानी आप फेवरेबल कंडीशन जैसे फिर वापस हो जाता है, यहाँ पर वापस कर लेते हैं अपने आप को एक लंबे समय के बाद। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा कंडीशन वहां पर स्ट्रेसफुल होता है, खतरनाक कंडीशन होती है, क्रिटिकल अवस्था होती है, तो ये लोग ऐसे अवस्थाओं में भाग जाते हैं जहां हॉस्पिटेबल हो, यानी कि इनके लिए आरामदायक होता है, वहां निकल जाते हैं। और फाइनली एक ओवर के बाद, एक समय के बाद जब अवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, तो अपने निज अवस्था में, अपने निज प्लेस पर वापस क्या होते हैं, कम बैक कर लेते हैं। समझ में आया? तो इस अवस्था को बोलते हैं माइग्रेट करना, माइग्रेशन, है ना? समझ में आ गया बात? चलिए आगे इसमें देख लेंगे। इसमें भैया देखो, इसमें क्या है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के यहाँ बताऊं अगर आपको, तो यहाँ बताइए, यहाँ पर जैसे साइबेरियन, साइबेरियन बर्ड का नाम आपने सुना है? साइबेरियन बर्ड्स, समझिएगा, ये इसे को लोग क्रेन भी बोला जाता है, क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स भी बोलते हैं, बेटा ध्यान देना। ये लोग उड़ जाते हैं और ये उड़ करके कहाँ निकलेंगे, माइग्रेट होते हैं साइबेरिया से। कहाँ से? ये साइबेरिया से भागेंगे, साइबेरिया कंट्री है बाबू, साइबेरिया से निकलेंगे और ये रीच होते हैं कहाँ पर, ये रीच होते हैं, पहुंच जाते हैं जिस स्थान पे, उसका नाम मैं बताऊं आपसे, तो इसी का नाम ले लीजिए, यहाँ पर चाहिए, देखो यहाँ लिख देता हूँ बड़े अक्षर में, क्यूलाडो, क्यूलाडो नेशनल पार्क। ये कहाँ है भैया? तो ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर। और भरतपुर कहाँ पे भैया जी? राजस्थान, राजस्थान। क्या मामला राजस्थान? क्या समझ में आए कोई बातें? इस प्रकार से इसी को हम लोग बोलते हैं, प्रकार से ये तो लंबा समय हो गया, इसी को बोलते हैं एनुअल माइग्रेशन, एनुअल माइग्रेशन। क्या मामला यहाँ तक समझ में आया भैया? तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा एग्जाम्पल हम माइग्रेशन में लेते हैं, तो साइबेरियन बर्ड, साइबेरियन क्रेन, ये भैया निकल आता है 2-2 4-4 6-6 महीना बाद जाता है। और कहाँ जाता है? अपने ही राजस्थान, अपने ही जो इंडिया के राजस्थान जैसे स्टेट में भगता है, और देखता है कि वहां पे कौन सा नेशनल पार्क जबरदस्त है, तो कहता है तो क्यूलाडो वाला है, चलो क्यूलाडो के पास चलेंगे, थोड़ा थोड़ा बैठ करके आराम से नाश्ता पानी करेंगे, और जब माहौल वहां सही हो जाएगा तो फिर वापस चले जाएंगे। समझ आई बातें? तो ये क्यूलाडो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में, राजस्थान में, वहां पर चले आते हैं, वहां पर एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद में अपने घर वापस चले जाते हैं, जैसे दोस्तों के साथ आप जाते हैं गर्मियों में कुल्लू मनाली टहल के वापस चले जाते हैं 2 महीना बाद। सेम प्रोसेस। तो ह्यूमन से रिलेट करिए इस चीज को। समझ में आई थी बात है? चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पर अगला हेडिंग होगा सस्पेंड। क्या बोलते हैं इसको? सस्पेंड। देखो भैया, सस्पेंड मतलब बहुत ही सिंपल जानो, जो अपने ग्रोथ को रोक ले कुछ समय के लिए, अपने ग्रोथ को रोक ले, एंड आफ्टर द गेटिंग द फेवरेबल कंडीशन दे कैन बी जर्मिनेट। बहुत सारे ऐसे हैं, सीड, सीड भी डोरमेंसी अवस्था में चली जाती है।
ऐसे फंगस में, वहां के प्लांट्स में बनने लगते हैं छोटे छोटे स्पोर, वो भी एक प्रकार से समझ लीजिए कि अपने आप को सस्पेंड कर रहा है। अभी इसमें आपको मिलेगा फाइटोप्लैंक्टन, वो भी एक अवस्था में चला जाता है। अभी मैं सारी अवस्थाओं को यहाँ समझा कर लिख रहा हूँ। देखो सस्पेंड, इसको मान लो यहाँ पर 1 2 3, ध्यान से समझना, सस्पेंड अवस्था में बहुत जरूरी है क्या करना। देखो जैसे मैं यहाँ पर बताऊं, थिक वाल्ड स्पोर आपको दिखाई पड़ते हैं, थिक वाल्ड स्पोर्स कहाँ पर भैया, बैक्टीरिया के केसेस में आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सभी इस बैक्टीरिया में हो जाएगा। कुछ फंजाई में भी आपको देखने को मिल सकता है, ये चीजें फंजाई में होगा। कुछ इसमें आपको लोअर प्लांट भी मिल जाएंगे। इन सब के केसेस में छोटे छोटे स्पोर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। वहीं पर आप देखेंगे सीड आपको दिखाई पड़ेगा, क्या मिलेगा, सीड। अब ये सीड कहाँ पर, बहुत सारे जो हाइयर प्लांट्स होते हैं, है ना, इसके लिए क्या इनको कम चाहिए, लो वाटर कंटेंट, लो वाटर कंटेंट, है ना, किस लिए, ताकि ये क्या कर सके, यानी इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए। शारीरिक जो भी इंटरनल में एक्टिविटी चल रही है, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, पानी बहुत क्षण मात्रा में चाहिए, ताकि अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करें और सरवाइव कर सके बाद में जब ये चाहिए तब। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, इतनी बात है। अब यहाँ पर देखेंगे, अच्छा इसमें होता क्या, जैसे सीड है, अब सीड भी आगे जर्मिनेट करेगा ही करेगा जब फेवरेबल कंडीशन पाएगा। तो सीड यहाँ पर जर्मिनेट करेगा व्हेन दे गेट क्या, प्रॉपर प्रॉपर मॉइस्चर, ये प्रॉपर मॉइस्चर पाके हो जाएगा। लाइट अगर इसको बढ़िया से मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए ETC, ये सारी चीजें जैसे वो पाएगा, जैसे वो डॉर्मेंसी पीरियड को रिलीज मारेगा और कहेगा अब मैं तगड़ा बन चुका हूँ, अब मैं नया पौधा बना के दिखाता हूँ, तो डॉर्मेंसी अवस्थाओं को ब्रेक कर सकता है व्हेन दे गेटिंग दीज थिंग्स। क्लियर बात है। तो देखो कैसे वो रिस्पॉन्स करता है बायोटिक फैक्टर के साथ, समझिएगा चीजों को, ये बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा जैसे मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जू प्लैंकटन का नाम आपने सुना, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन भैया ये क्या करते हैं भैया लोग, तो जू प्लैंकटन की जो स्टेज होती है, जो स्टेज होती है, इस स्टेज ऑफ सस्पेंड जो इनका होता है, जिस अवस्था में अपने आप को ग्रोथ रोक लेते हैं, उस सस्पेंड अवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड, इसका नाम क्या होता है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, डायापोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायापोज, DIAPOZ, PAUSE, उसको डायापोज के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, डायापोज। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मेटाबॉलिक क्या होगी, मेटाबॉलिज्म इसकी डाउन हो जाएगी, समझ में आया। तो ये चीजें हैं। अच्छा ये जू प्लैंकटन क्या काम करेगा, तो इसको भी थोड़ा देखना चाहो तो ये भी समझा दीजिएगा। जू प्लैंकटन भाई साहब क्या करते हैं कि ये जो है फाइटो जो प्लैंकटन होता है, फाइटो प्लैंकटन, और साथ ही साथ जैसे इसमें कौन, साइनोबैक्टीरिया, है ना, जैसे इसमें बहुत सारे माइक्रो एल्गी आपको मिलेंगे, तो इन सबको क्या करते हैं ये लोग, ईट करते हैं। तो ऐसे लोग भी अपने आप को सस्पेंड अवस्था में लेकर चले जाते हैं और कहते हैं अब हम बाद में ग्रो करेंगे, अभी नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो उनकी जो सस्पेंड अवस्था होती है, इस जू प्लैंकटन के सस्पेंड अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, डायापोज कहा जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। समझ में आई की बात है। चलिए अब इसमें शायद इसमें कोई चीज, हाँ अभी जो मैंने आपसे एनिमल्स में बताया था, देखो एनिमल्स में, इन एनिमल्स, इन एनिमल्स के केसेस में अगर आपको समझना है थोड़ा सा, कि समर अवस्था है, गर्मी, कभी कभी ये समर स्लीप में चले जाते हैं, और समर स्लीप में बोलते हैं इसको एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टिवेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेना, इसमें कौन कौन, स्नेल भी है, फिश भी है, ये दोनों एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जो समर अवस्था में गर्मी में सो जाते हैं। कहते हैं भैया बहुत गर्मी है बाबू, अब हम जगेंगे नहीं, गर्मी भर सोएंगे बढ़िया मिट्टी के अंदर जा करके, और ठंडी में निकलेंगे हम। तो ये अवस्था जो गर्मी में सोते हैं भाई साहब, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इस अवस्था को एस्टिवेशन कहते हैं। अब कुछ ठंडी में सोने वाले हैं, यानी एनिमल्स में अगर मैं दूसरा देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो विंटर स्लीप है, यानी जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन कहते हैं, कलर चेंज करता हूं देखो, हाइबर, हाइबरनेशन,
नेशन, हाइबरनेशन अवस्था, जैसे इसमें एग्जाम्पल बता देना किसका, बियर का, भालू, ठीक है ना। ये सब चीजें जो होती हैं इनको हम बोलते हैं भैया क्या, विंटर स्लीप कहा जाता है। जो ठंडी में सोते हैं, बियर भालू को कहते हैं, जो पोलर पोलर बियर तो स्पेशली इसमें आते ही आते हैं, इसको बोलते हैं विंटर स्लीप या इसी को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। समझ में आई बात? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके सॉल्व लीजिए, फिर एक लास्ट लेक्चर छोटा सा और बच्चा ये भी देख लीजिए, फिर ये आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। चलिए भैया, अब अगला इसमें है लास्ट वाला, इसमें समझेंगे आज के लेक्चर का लास्ट होगा ये एडाप्टेशन। आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को चाहता है कि हम हर अवस्था में अपने आप को सर्वाइव कर लें, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। मानो देखिए, बॉडी टेम्परेचर फिक्स कर लेता है, यानी थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन उसकी होम्योस्टेसिस फिट रखता है। साइंटिस्ट रहेगा चाहे बाहर दुनिया में आग लग जाए, नो प्रॉब्लम। क्या सारे जानवर कर पाएंगे? नहीं। बहुत ठंडक हो जाए, मछली मर जाती है, छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षी, बर्ड वगैरह सब मर जाते हैं। तो यानी हर अवस्था में सब अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन चाहते सब हैं। उसके लिए क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसके एडाप्टेशन को कहीं ना कहीं बढ़ा देती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, जैसे देखेंगे तो इसमें मैं बता दूंगा कि मार्फोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, ये जितनी भी चीजें मैं आपको लिख रहा हूँ, बिहेवियर, ये तमाम चीजें बेटा क्या करती हैं, ये सारी चीजें जो चेंज होती हैं, दैट हेल्प, ये किस चीज में मदद करती हैं, तो दैट हेल्प इन, मेन मैं इसको कलर बदल लेता हूँ, दैट हेल्प इन बेटर सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस। यानी मैंने कल भी बताया था, आपको अर्थ पे रहना है कब तक, ये डिसाइड करेगा आप कितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर आप रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो आगे की अपनी जनरेशन कैसे चला पाएंगे। तो रिप्रोड्यूस करना है, अपने आप को बेटर सर्वाइव करना है, तो जाहिर सी बात है कुछ बदलाव जरूरी है। तो मैंने लिखा है कि मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर, जो अभी अभी पढ़ाया है मैंने तुरंत, ये चीजें क्या करती है, अगर चेंज होती हैं तो ये चेंज हो करके ये मदद करते हैं, दैट हेल्प, इसमें, इन द बेटर सर्वाइवल। तो इन चीजों में बदलाव बहुत जरूरी है, कहते हैं ना वक्त के साथ बदलना जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। जैसे अच्छी किताबें और अच्छे इंसान जल्दी समझ में नहीं आते हैं, इनको समझने परखने के लिए, जानने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिंदगी में बेटर सर्वाइव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज बदलाव करना पड़ेगा, चाहे वो बिहेवियर में, चाहे फिजियोलॉजिकल में, चाहे आपका बिहेवियरली हो, या आप कह सकते हैं आपका चाहे मार्फोलॉजिकली हो। इन सब चीजों में बदलाव करके ही आप कुछ चीज बदल सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, बेटर सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। समझ में आई थी बातें? अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मैं बताऊंगा आप समझते भी रहेंगे, बहुत आसान है। जैसे पोलर मैमल, जो पोलर पर है, मैंने कल बताया था कि जैसे जैसे ग्रासलैंड से पोलर एरिया पे जाते हैं टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यहाँ ठंडक बहुत तगड़ी होती है पोलर एरिया में। तो पोलर में जाएंगे तो ये लोग कोल्डर प्लेस पसंद करते हैं। इसमें शॉर्ट एक्सट्रमाइट्स होता है। अब शॉर्ट एक्सट्रमाइट्स मतलब होता है कि उनके कान, पाँव, नाक, ये सब छोटे छोटे हो जाते हैं। देखो ना, लिखा है कि वो शॉर्ट हो जाते हैं। छोटे होने से इनके अंदर हीट लॉस कम हो जाती है। देखो इससे क्या होता है, हीट लॉस, मैंने लिख दिया लेस, यानी हीट लॉस कम हो जाएगी। नहीं तो उतना ज्यादा अगर इतना ठंडक रहता है और सारा हीटर जब खत्म हो जाएगा तो कैसे जी पाएंगे वहां पे। तो इसीलिए आप देखेंगे जो बियर होता है वहां पे पाया जाता है, उसका कान बहुत छोटा सा होता है कि ज्यादा हीट लॉस ना हो पाए, सरफेस एरिया बहुत छोटा होगा। तो ये चीजें आप देखने को मिलेगा यहाँ पर होता है। इस थेरी का नाम होता है या इस रूल का नाम होता है एलन रूल कहा जाता है। तो एलन रूल कभी पूछा जाएगा तो ध्यान देना, इसको बताना कि इसमें सिंपली बताया गया है कि जो शॉर्ट एक्सटर्माइट्स होता है उसी शॉर्ट एक्सटर्माइट्स के बारे में बताने की कोशिश की गई इसमें। अगला है यहाँ पर एक्वाटिक मैमल, स्पेशली सील के बारे में बताया गया है। यहाँ थिक लेयर होता है, इसमें एक फैट की थिक लेयर, मोटी लेयर होती है जिसका नाम होता है ब्लैबर कहा जाता है।
जो स्किन के ठीक नीचे होता है, कहाँ पर होता है, बिलो द स्किन। इसका काम होता है वर्क एज द इंसुलेटर। आप जानते हैं इंसुलेटर मतलब कि ना तो टेम्परेचर बाहर जाने देगा ना अंदर जाने देगा, यानी बिल्कुल मेंटेन बना के रखा हुआ है। ज्यादा ठंडी में ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा गर्मी में भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीजें हो जाएंगी। इंसुलेटर हेल्प कर रहा है क्या, लॉस द बॉडी हीट, ज्यादा मात्रा में लॉस नहीं होने देगा हीट का। तो देखिए हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव फिट करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाया गया है नेचर के द्वारा, ठीक है ना। अगला है थर्मोफिलिक आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि यह सर्वाइव करता है 100 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा ताप में, ड्यू टू द, क्योंकि थर्मो रेजिस्टेंस प्रोटीन पाया जाता है, इस वजह से इसमें ऐसा देखा जाता है। और होता है इसमें अंटार्कटिक फिश पाए जाते हैं। अब अंटार्कटिक फिश क्या करता है भैया, इसकी क्वालिटी ये होती है कि सर्वाइव करता है सब जीरो टेम्परेचर पर। सब जीरो टेम्परेचर पर जो कैसे होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एंटी फ्रीज प्रोटीन, यानी इसके पास एंटी फ्रीज प्रोटीन पाया जाता है, तब ये जीरो लेवल पर अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। फिर है बारोफिलिक। अब बैरोफिलिक क्या है, जो कि प्रेशर लविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्रेशर से बहुत लव करता है। ऐसे इनवर्टिब्रेट इसमें होते हैं और कुछ फिश पाए जाते हैं जो कि प्रेशर प्रेशर के लवर होते हैं, प्रेशर ना मिले तो जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसको बोलते हैं बैरोफिलिक कहा जाता है, जिससे बैरोमीटर से प्रेशर वगैरह मेजरमेंट करते हैं ना, उसी से बनाया गया है। क्या करता है, कैन द टॉलरेट, टॉलरेट माने बर्दाश्त करना, क्या चीज, हाई प्रेशर। क्यों, सम ड्यू टू द सम बायोकेमिकल चेंजेस, कुछ बॉडी बायोकेमिकल बॉडी में चेंज हो जाते हैं, इस वजह से प्रेशर को सह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होता है। एंड द लास्ट वन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है भैया, सिंपल जानेंगे इसमें। व्हेन दे विजिट हाई एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, विजिट करते हैं, क्या होता है, इंक्लूडिंग द हार्ट, इसमें हार्ट की बीट बढ़ती है, नौसिया, जी मचलाता है, फटीग, थकान फील होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत कम होने लगती है। ऑक्सीजन कम होगा एट द हाई एल्टीट्यूड पर, समझ में आया। इसमें क्या चीज देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ क्या होती है, बहुत ही कम हो जाता है, जिससे इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी। आपकी बॉडी में आरबीसी की संख्या तगड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, बाइंड क्या होगा, ऑक्सीजन कम है, आरबीसी बढ़ेगा। तब आरबीसी बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट, सांस धम 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 चलेगा, रेट बढ़ जाएगा ब्रीदिंग का। सो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग ऑफ CO2, CO2 की वैल्यू बाइंड करना बहुत कम हो जाएगा, O2 बढ़ जाएगा, O2 ज्यादा बाइंड करेगा, क्योंकि O2 जान लीजिए कि वहां पर लो है, लेकिन ये बाइंड करना इसकी तेजी बन जाएगी विद द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ इनका बाइंडिंग शो हो जाएगा एंड इंक्रीज कर देगा किसको, हार्ट रेट को, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, यहाँ पंपिंग तेज हो जाएगी। और सर्कुलेटर जो होता है, यानी सर्कुलेटिंग जो होगा O2 का, कहीं ना कहीं हमारे इन होल बॉडी में आप देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर को आज समाप्त किया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसको अगले लेक्चर में, जिसमें हम थर्ड लेक्चर की बात करेंगे। तो चलिए आज इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, और बढ़िया से इसको नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा ईमानदारी से। बाकी हम तो आपके साथ लगे ही हैं। चलिए आज जितना करिए, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।